हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का जो वीडियो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम जो आज वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं, और हमने एक कोशिश की है कि जो क्वेश्चन हम हल कराएंगे उसमें ये क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है उसको भी हमने मेंशन किया है। तो अब देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता है, Q बराबर NE। अब यहाँ पर Q की जगह पर आपको लिख देना है 8 कूलाम, N है आपको पता करना, और E की जगह पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया है। अब निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब यहाँ पर ε0 ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात कितना है? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। आपको फार्मूला पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E/m। इसको विशिष्ट आवेश के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर आवेश की जगह पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 लिखेंगे, और m की जगह पर 9.1 × 10 की पावर -31 लिखेंगे, और इसको आप हल करेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा 1.77 × 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, वो भी कहाँ, वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। जैसा कि आपने पढ़ा, कूलाम का नियम बताता है F समानुपाती Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर जो बल होता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यह बल आवेश की मात्रा, यानी कि ये नहीं कि ये कम है और ये ज़्यादा है तो आवेश कम ज़्यादा नहीं लगेगा, बल्कि आवेश होता है, ये जो बल होता है वो आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन अलग अलग आवेश की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। यह बल जो है पारस्परिक बल होता है। जितना बल Q आवेश पर होगा, 1 आवेश माइक्रोकूलाम पर होगा, उतना ही आवेश 4 माइक्रोकूलाम आवेश पर होगा। यानी उन पर जो बलों का अनुपात होगा वह 1:1 होगा, और ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण
15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी कि 3.2 गुणे 10 की पावर -19। फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। अब Q का मान आएगा 3.2 गुणे 10 की पावर -19 और E का मान आएगा 15 इंटू 10 की पावर 4। अब 15 से इसका गुणा करेंगे तो 15 और 2 गुणा होगा 15 दूना 30, हासिल चला जाएगा 3, 15 तिया 45, 3 हो जाएगा 48 और दशमलव लगाएंगे एक अंक बाद। 4 में ये 4 घटा देंगे 19 में से तो बचेगा माइनस का 15, और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका, दशमलव यहाँ पर एक और अंक खिसका रहे हैं तो होगा 4.8 गुणे 10 की पावर -14 न्यूटन, और ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है। देखिए ध्यान देना है यहाँ पर कि वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वह सदैव 1 से ज़्यादा होता है। तो परावैद्युतांक -1 तो होगा नहीं, ना 0 होगा, ना 0.7 होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी 6। अगला क्वेश्चन है, वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसा कि आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है, F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R²। अब यहाँ पर देखिए परावैद्युतांक के का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, यानी वायु के अतिरिक्त कोई और हम माध्यम रखेंगे तो परावैद्युतांक का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि के का मान 1 से ज़्यादा हुआ तो लगने वाले बल का मान घट जाएगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 और 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप ये कितना इम्पॉर्टेंट है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालने के लिए आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो इसके फार्मूले होते हैं EF बराबर QE या E बराबर F अपान Q। F का हो जाएगा E बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, F अपान Q। F का मात्रक होगा न्यूटन, Q का मात्रक होगा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और ऑप्शन यहाँ जो सही होगा वो C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक उसमें था, पूछा गया कौन सा मात्रक है, और इसमें पूछा गया कौन सा मात्रक नहीं है। ध्यान रखना, ये किस तरह के क्वेश्चन नहीं वाले गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। यह क्वेश्चन भी देखिए 4 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए एक फार्मूला आपने अभी पढ़ा, ये है E बराबर F अपान Q। E बराबर F अपान Q। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम।
तो न्यूटन प्रति कूलाम, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, न्यूटन कूलाम इनवर्स लिखा हुआ है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दूसरा एक फार्मूला पढ़ा है, E बराबर V अपान डी। V का मतलब है वोल्ट और D का मतलब होगा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और दूसरा है ये जूल प्रति कूलाम, देखिए जूल प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ये मात्रक है वैद्युत विभव का, और V बराबर होता है W अपान Q। तो ये वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा C, जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q और -Q के बीच F बल है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा आवेश चारों ओर R त्रिज्या से एक वृत्त में चक्कर काटे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं, एक +Q है दूसरा -Q है, बीच की दूरी इन्होंने R बताई है। अब ये एक आवेश तो रुका हुआ है, दूसरा इसके ऐसे चक्कर लगा रहा, ऐसे चक्कर लगा रहा, तो जब चक्कर लगाएगा तो इसमें जो बल और विस्थापन के बीच में जो होगा वह विस्थापन कुछ होगा नहीं, जब पूरा एक वृत्त में चक्कर काटेगा तो किया गया कार्य 0 होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं बल सदैव लगेगा अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ, और विस्थापन हो रहा इस साइड, इन बीच में कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। जैसा कि आपको पता है बल और विस्थापन के बीच में 90 अंश का कोण होता है, तो किया गया कार्य 0 होता है, और यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है अल्फा कणों और चौथा है गामा किरणों को। देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है वह केवल आवेशित कणों को विक्षेपित कर सकता है, उन पर बल लगेगा। एक्स किरणें, न्यूट्रॉन और गामा कण, इन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, इसलिए ये अल्फा कण जो है इस पर, अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के जस्ट डबल आवेश होता है, इसलिए अल्फा कणों को ये विक्षेपित करेगा और तीनों को ये विक्षेपित नहीं करेगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फार्मूला आपने पढ़ा है, ये देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई बराबर ई इंटू डी ए वेक्टर। अब ई का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये हो गया, और यहां पर आएगा ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से ये कट गया तो वोल्ट मीटर हो गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, और ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, पृष्ठ से निर्गत कुल कितना फ्लक्स होगा। जैसा कि आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यदि दो बराबर और विपरीत आवेश, कैसे बराबर और विपरीत आवेश मतलब प्लस और माइनस आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसको कहाँ रख दिया गया, एक बंद पृष्ठ के भीतर रख दिया गया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इनकी संख्या n है, तो यदि हम आपसे कहें कि टोटल आवेश कितना होगा, तो टोटल आवेश 0 होगा, क्योंकि जितना ही प्लस आवेश होगा उतना ही माइनस आवेश होगा। जब आवेश ही टोटल 0 है तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है, एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है, ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर, जैसा कि आपको जानकारी है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र अंदर नहीं उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं खोखले गोले के अंदर या आवेशित खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। यह भी क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है। तो वैद्युत विभव का मात्रकों का फार्मूला आपको मालूम है, V बराबर W/Q। W का मात्रक हो जाएगा जूल, Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो ऑप्शन सही हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनमें विभवांतर है 10 वोल्ट, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर V/D। V का मान है 10 वोल्ट और D का मान 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 1 × 10⁻²। तो 1 और गुणे 10⁻² को हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2, और ये 2 पावर और 1 10 मिलकर 3 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, और ऑप्शन यहां सही होगा सी, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन अगला है, ये भी क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन 2 बार ये भी पूछा गया है। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पर ये भी लिखा ऑप्शन में मिल सकता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और ये चीज़ आप ज़्यादा पढ़े हैं इसलिए गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आपको पढ़ करके सीधे लगाना है 1.6 × 10⁻19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक ला रहे हैं। अब नज़दीक ला रहे हैं, दूरी घटा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, यह दूरी आवेशों के बीच में घटेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, इस पर भी माइनस आवेश है। तो ऐसे समझ लें, यदि समान प्रकृति के 2 आवेश हैं और उनको हम नज़दीक लाएंगे, उनके बीच की दूरी घटाएंगे, तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कैसे समझ लीजिए, जैसे इनको लाने के लिए तुमको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आना ही नहीं चाहते एक दूसरे के पास में, लेकिन आप इनको क्या करेंगे? लाएंगे, यानी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, और ऑप्शन यहां पर सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव आ जाए, तो इसके केंद्र पर विभव क्या होगा। जैसा कि ध्यान रखना है, ये कोई खोखलायत गोला है तो उसके केंद्र पर विभव और इसके पृष्ठ पर विभव समान होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके तल पर पृष्ठ पर विभव कितना है? 10 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर विभव भी 10 वोल्ट होगा, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बी।
अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी धारिता बताइए। देखिए, धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो आप यहां लिख देते हैं। तो यहां देखिए, फार्मूला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जैसा कि आपको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ पर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये मान हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ये लिख देंगे। और त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, 9 मीटर है, तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9 मीटर। तो 9 से 9 तो कट गया, कितना बचा, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 10 की पावर -9 फैराड, और ये ऑप्शन होगा डी, 10 की पावर -9 फैराड। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना होगा। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आवेश पता करने के लिए, संधारित्र पर आवेश पता करने के लिए आपको फार्मूला बताया है Q बराबर C इंटू वी। सी का मान तो यहाँ ये पता हुआ, यदि V का मान पता चल जाए तभी इसको हम हल कर पाएंगे। अब V का मान देखिए, यहाँ का देखिए, जब इसको परिपथ को ऑन करेंगे तो पहले संधारित्र तो चार्ज होगा, जैसे कुछ देर बाद संधारित्र चार्ज हो जाएगा तो इसमें कोई इस लाइन में या धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ का जो विभवांतर होगा वो विभवांतर होगा सेल के विभवांतर के बराबर। तो सेल का विभवांतर आप पता कर लीजिएगा, वही विभवांतर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड संधारित्र पर, और फिर Q बराबर C इंटू वी से लगाएंगे। तो देखिए, सेल के बीच विभवांतर पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको I निकालना पड़ेगा, और फार्मूला पता है I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R का मान कितना है, ये है 2 ओम, स्मॉल r का मान है 0.5 ओम। तो I बराबर हो जाएगा 2.5 अपान, ये R की जगह पे हम 2 लिखेंगे, इसकी जगह पे 0.5 लिखेंगे, 2.5 ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और I का मान कितना निकल जाएगा, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर धारा यदि आप 2 ओम प्रतिरोध से पास करा देते हैं तो जो विभवांतर निकलेगा वही विभवांतर होगा, सेल के टर्मिनल के बीच में वही विभवांतर हो जाएगा ये संधारित्र के बीच में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, V बराबर हो जाएगा I इंटू R, और I का मान होगा 1 और R का मान हो जाएगा 2, तो 1 गुणे 2 यानी विभवांतर यहाँ निकलेगा 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट विभवांतर मालूम हो गया, तो Q बराबर होता है C इंटू वी। C का मान है यहाँ पर 4 और V का मान है 2, तो 4 गुणे हो जाएगा 2 और ये आएगा 8 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा, V का मान तो निकल गया 2, तो ये होगा Q बराबर C इंटू वी। सी की जगह पर आप लिख देंगे 4 और V, ये 4 माइक्रोफैराड है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा और वोल्टेज लिख दीजिएगा 2, तो ये आएगा 8 माइक्रोफैराड माइक्रो कूलाम, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा C, 8 माइक्रो कूलाम। अगला क्वेश्चन है,
100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है धारिता 100 माइक्रोफैराड, वोल्टेज दिया है 10, ऊर्जा का मान होता है U बराबर हाफ CV²। तो 1/2 लिख दीजिएगा, C की जगह पर आप 100 लिख जाइएगा, और वोल्टेज 100 माइक्रोफैराड है तो 10 की पावर यहाँ पर -6 लिख देंगे, और वोल्टेज है 10, 10 का वर्ग हो जाएगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब यहाँ पर 100 का ये 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 3 जीरो यहाँ से आप घटा दीजिएगा तो 5 × 10 की पावर -3, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए, 5 × 10 की पावर -3। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के जो संधारित्र हैं वो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो धारिता का फार्मूला होता है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर होगा 1/2 और प्लस 1/2, ये मिलके हो जाएगा 1/C बराबर 1/1, ये धारिता निकल जाएगी C बराबर 1। तो अब यहाँ पर जो धारिता है वह इनके बीच धारिता, ये 2 और 2 माइक्रोफैराड की धारिता जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 1 माइक्रोफैराड में, और 3 इसके साथ जुड़ गया समांतर क्रम में, तो 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ये ए, 4 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता ए और बी के बीच बताइए। ये सवाल 2015 में पूछा गया है। ध्यान रखना है ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो ये लग नहीं पाएगा, गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो पहले आप ये देखेंगे कि ये दोनों जो संधारित्र हैं वो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0.5 माइक्रोफैराड। अब ये 0.5 माइक्रोफैराड जो संधारित्र है, जरा गौर करिएगा कि इसको आप एक संधारित्र मानिएगा 0.5 का, तो ये इसके तीनों सिरे 1, 2 और 3, ये तीनों संधारित्र के एक सिरे एक पाथ में जुड़ गए जो बी से कनेक्टेड हैं, और इसके तीनों सिरे जो हैं एक साथ में जुड़ गए और ये जो ए से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये अब तीनों संधारित्र ये जुड़ गए समांतर क्रम में। तो मान हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2 और 0.5 मिलके 2.5, यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड, और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा वह आपको निकालना है। तो देखिए पहले 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो धारिता हो जाएगी सी बराबर, यहाँ में पर सी डैश बोल दें, और होगी 3C। जब इनको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो धारिता हो जाएगी C/3, तो ये C डबल डैश हो जाएगा C/3। अब इनका निकालना है अनुपात, तो अनुपात निकालने के जब इन दोनों को बटे करेंगे तो ये C हो जाएगा कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर, और अनुपात आ जाएगा 9:1, और ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा
प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो I बराबर होता है Q अपान टी। I बराबर Q अपान टी, और Q बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो आप क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो बनेगा Q बराबर Ne। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे I बराबर Ne अपान टी। अब यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना है हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Ne बराबर I इंटू टी हो जाएगा। Ne बराबर I इंटू टी, Ne बराबर I इंटू टी, तो N बराबर I इंटू टी अपान E। ये होगा N बराबर I इंटू टी अपान E। N बराबर I इंटू टी अपान E। अब I का मान है 3.2, तो आप यहाँ पर 3.2 लिख देंगे, और टाइम है 1 सेकेंड, और अपान में आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस 19 जो है पावर, ये ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा ए, 2 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन से ओम के नियम का पालन करता है, यानी कौन सा जो है वो ओम के नियम का पालन करता है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। तो ये ओम के नियम का पालन वाला जो रिलेशन है Vd समानुपाती E होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध क्या है, वह आपको बताना है। तो देखिए, ये आपको फार्मूला पढ़ा है, I बराबर NeAVd। अब जो धारा घनत्व होता है J बराबर होता है I अपान A। तो यहाँ पर क्या करिए, A को आप हटा दीजिएगा, तो I अपान A इधर कर लीजिए, और इधर क्या बनेगा NeVd। इतने को क्या बोलेंगे, इतने को बोल देंगे यहाँ पर J। तो क्या बनेगा J बराबर NeVd, और ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा A होगा NeVd। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की विमा क्या होगी। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब प्रतिरोध की विमा निकालना है, जैसा कि आपको फार्मूला बताया है, V बराबर I इंटू R, और R बराबर होगा V अपान I। अब V को W अपान Q लिखेंगे, फिर Q को I इंटू टी लिखेंगे, और W को F इंटू डी लिखेंगे, और सबके विमीय सूत्र लिखने के बाद जो ऑप्शन आपका मिल जाएगा वो होगा C नंबर ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2, ये है प्रतिरोध की विमा। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता बताइए। देखिए, चालकता जो होती है प्रतिरोध की अपोजिट होती है, उल्टा होती है, तो चालकता बराबर होगा 1 अपान R। 1 अपान R का मतलब 1/500। अब यहाँ पर जब दशमलव लगाएंगे
तो आपको 1 जीरो बढ़ाने का मौका मिलेगा। पहाड़ा नहीं लग रहा तो आपको क्या करेंगे, 1 जीरो और बढ़ाएंगे, तब हो जाएगा यहाँ पर 100। तब भी काम हल होने वाला नहीं है, तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 1000। और 500 का पहाड़ा 1000 में लग जाएगा 2 बार, और इसकी चालकता हो जाएगी 0.002 ओम इनवर्स। और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए, 0.002 ओम। अगला क्वेश्चन है 50 ओम के धात्विक तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया है। तो क्या करना है, यहाँ पर 2 गुना करने का मतलब इसको आप n समझ लीजिए, n कर दिया गया। तो फार्मूला होता है r डैश बराबर n स्क्वायर r। n स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर 2 लिख दिए गए, 2 लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए आप r। अब n 2 का वर्ग हो गया तो 4, तो ये 4 हो जाएगा, और r का मान है कितना, 50 ओम। तो 50 और 4 का गुणा हो जाएगा 200 ओम, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा डी, 200 ओम। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ये होता है ओम मीटर, और गलती होने के इसमें चांसेस पूरे रहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या लिखेंगे, ओम मीटर। कैसे, जरा समझिएगा। ये होता है R बराबर रो L अपान A। तो ये हो जाएगा रो बराबर R इंटू A अपान L। ए का मतलब यहाँ है क्षेत्रफल से, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L मीन्स लंबाई है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लंबाई मीटर, तो ये स्क्वायर मीटर का और यहाँ लंबाई का मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ओम मीटर, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए। ध्यान रखना है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो ही मात्रक आपने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रतिरोध R और 2R हैं, एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात बताइए। जैसा कि आपको पता है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, और फार्मूला आप लिखते हैं P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो जिस तार का प्रतिरोध कम होगा उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगी, और अनुपात कितना है, 1:2 का है, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का अनुपात हो जाएगा 2:1, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, 2:1। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, व्यय होने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, P यहाँ पर वाट दिया हुआ है, देखिए P दिया हुआ है और V दिया है, आप R पता कर लीजिएगा। तो P बराबर हो जाए, फार्मूला पता है, P बराबर V स्क्वायर अपान R। अब यहाँ पर P का मान आपका मालूम है कितना,
P का मान मालूम है 100, वोल्टेज लगाया आपने 220, तो R का मान आप यहाँ पर निकाल लेंगे। जब R का मान निकल जाए तो सेकंड टर्म में R का मान आप उतना ही रखेंगे, वोल्टेज की जगह पर आप 110 लिख देंगे और P डैश का मान पता करेंगे। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा वो होगा 25 वाट। हमने आपको बता दिया लगाने का तरीका है। P बराबर V² अपान R, P की जगह पर आप लिख देंगे 100 वाट और V की जगह पर लिख देंगे 220 वोल्ट। इससे आप कैलकुलेशन ना करते हुए बस ऐसे R की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वही R का मान आप रख दीजिएगा यहाँ पर दोबारा, और P का मान आप पता कर लीजिएगा और V की जगह पर आप लिखिएगा 110 वोल्ट और ऑप्शन निकल जाएगा ये जो 25 वाट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसा कि देखिए आपको पता है समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध आप जोड़ेंगे वो भी 10-10 ओम के, तो तुल्य प्रतिरोध उनका आधा हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी 5 ओम यानी 5 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए एक कोई ये त्रिभुज बनाइए, वो भी है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर हम एक बिंदु यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ पर B मान लिया है और यहाँ पर हो ले लिया C। अब इन सभी जो सिरे हैं या लाइन कहते हैं भुजाओं के जो प्रतिरोध हैं, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को 24 ओम तार का कोई 24 ओम प्रतिरोध का कोई तार था, उसको आप समबाहु त्रिभुज में जोड़ दिए हैं। तो इस समबाहु त्रिभुज में जोड़ेंगे तो इस लाइन का प्रतिरोध भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये 24 ओम प्रतिरोध जो है वो 3 बराबर भागों में डिवाइड होगा। अब 3 बराबर भागों में डिवाइड होगा तो तीनों का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 8 ओम। अब कह रहे हैं त्रिभुज के यहाँ पर किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए। तो देखिए ये जो दो प्रतिरोध हो जाएंगे वो जुड़ जाएंगे श्रेणी क्रम में और इनका मान हो जाएगा 16। उसके कंपैरिजन में ये हो जाएगा 8 ओम जुड़ेगा समांतर क्रम में। तो यहाँ पर आपका जो मान निकलेगा वो आ जाएगा 1/R बराबर 1/16 प्लस 1/8। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1/R बराबर 1/R बराबर 1/16 और प्लस 1/8। इनको आप जोड़ेंगे तो लघुत्तम हमारा बन जाएगा यहाँ पर 16। 16 एकन्ना 16 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 जब R बराबर निकालेंगे 16 ऊपर चला जाएगा, 16/3 और यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन होगा डी 16/3। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो यह 4 एम्पीयर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब E का मान कितना है, E का मान है 2.4 और कैपिटल R जब लघुपथित करेंगे तो कैपिटल R का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा और स्मॉल r की जगह पे स्मॉल r हो जाएगा। और I का मान है कितना 4 एम्पियर।
तो ये यहाँ पर आई की जगह पर आप 4 कर देंगे, 4 छंग 24.6 ओम। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा डी 0.6 ओम। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है तो उसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी है। देखिए ये ई दिया हुआ है, ये स्मॉल आर दिया हुआ है, ये आई दिया हुआ है, वी निकालना है। फार्मूला आपने पढ़ा है V बराबर ई माइनस आई आर। ई की जगह पर कितना लिखेंगे, ई की जगह पर यहाँ पर आप लिख देंगे 5 वोल्ट। ई की जगह पर कितना आएगा 5 वोल्ट, ये 5 लिख दीजिए। माइनस आई की जगह पर कितना लिखिए 0.4, तो ये हो गया 0.4। और आर की जगह पर लिख दीजिए कितना 2, तो ये हो जाएगा 0.8। और 5 में से 0.8 घट जाएगा तो हो जाएगा 4.2 वोल्ट। और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा डी 4.2 वोल्ट। वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि हुई संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी भुजाओं का यानी कि 4 जो भुजाएं होती हैं उनका भी प्रतिरोध प्रत्येक का R है और धारामापी का भी प्रतिरोध R है। देखिए धारामापी का प्रतिरोध यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये है कौन सा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये दोनों जो भुजाएं होंगी इसका प्रतिरोध हो जाएगा 2R, और इधर की जो दोनों भुजाएं ये वाली होंगी इनका भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2R। अब 2R ये समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा ये R, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए R। अगला प्रश्न है, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी के तार में 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, विभव मापी की विभव प्रवणता बताइए। 5 मीटर लंबा तार है, प्रतिरोध उसका है 5 और धारा उसमें जा रही है 2 मिली एम्पियर। तो पहले विभवांतर पता करेंगे। विभवांतर होता है फार्मूला V बराबर I इंटू R। I कितना है 2 मिली एम्पियर है, तो 2 गुणे 10 की पावर -3 लिखेंगे। 2 गुणे 10 की पावर -3 और R की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर 5 ओम। अब इसमें जो है ये तो वोल्ट मालूम हो गया, विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बटे लंबाई। तो यार लंबाई कितनी है 5, आप 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 5 और 5 तो कट गया, तो विभव प्रवणता हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -3 वोल्ट प्रति मीटर। और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, वैसे 2017 में पूछा गया है। अब इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है
1/√μ0 ε0 बराबर 1/c। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है μ0 ε0 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि अभी एक क्वेश्चन जो आया था उसमें था, यदि इसको हम ऐसे लिखें √μ0 ε0 बराबर होगा तो 1/c हो जाएगा। 1/c का मतलब हो जाएगा 3 × 10⁸। अब यहाँ पर ये अंडर रूट हटा दिया है तो इसका हम जब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट हट गया, ये देखिए, तो यहाँ पर जो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लगने का मतलब हुआ कि 3 × 10⁸ का होला स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी 1/3 × 10⁸ का होल ऑफ स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए 3 क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के उलट फेर करके पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए 5 बार पूछा गया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो ये आएगा, ये लिखा है μ0 ε0 की पावर 1/2। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1/√μ0 ε0। और अभी हमने बताया था कि 1/√μ0 ε0 का मान c के बराबर होता है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह बी होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह बी होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। गतिशील आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और ऑप्शन नंबर यहां पर होगा सही सी। अब आता है अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र केवल होता है, यहां पर ऑप्शन है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ए तथा बी दोनों के द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह केवल गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होता है और बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी उत्पन्न होता है। ध्यान यहाँ एक इस बात का रखना है कि वैद्युत क्षेत्र चाहे गतिमान हो, आवेश चाहे रुका हुआ हो, दोनों कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेश द्वारा ही उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उस इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण का पथ कैसा होगा। तो उसका पथ होगा वृत्ताकार। जैसा कि आपको पता है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है वृत्ताकार। और ये भी क्वेश्चन 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन अगला है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा।
है ये ध्यान रखना है, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा, लेकिन यदि वह 30 अंश के कोण पर 90 से कम कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कुंडली के आकार का हो जाएगा, कॉइल नुमा हो जाएगा, स्प्रिंग नुमा हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग में इस तरह से छल्ले बने होते, इस तरह से जैसे जलेबी बनाई जाती, उस तरह से ये हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी सही, कुंडलियों के रूप में। क्वेश्चन अगला है, यम द्रव्यमान का कण जिस पर Q आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से प्रविष्ट करता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, पथ की त्रिज्या स्मॉल r बराबर mv/q इंटू बी, और ऑप्शन सही होगा डी। और ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यानी कि गति ऊर्जा के समान हो गई। चुंबकीय क्षेत्र में ये समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनकी पथ की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है r बराबर √2km, ऐसे याद करिएगा, 2 किलोमीटर बटे QB। अब जैसा कि यहां पर आप फार्मूले में देख पा रहे हैं, त्रिज्या किस पे इस कंडीशन में निर्भर कर रही है? त्रिज्या निर्भर कर रही है द्रव्यमान पर, क्योंकि K, Q और B ये समान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश समान है। समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करें तो चुंबकीय क्षेत्र भी समान हो गया, साथ में गति ऊर्जा भी समान है। तो इसका मतलब R सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है? वो त्रिज्या द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो जिस कण का द्रव्यमान ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा। अब द्रव्यमान किसका ज्यादा? द्रव्यमान है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन की त्रिज्या अधिक होगी। और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सही होगा ए, प्रोटॉन के लिए, या प्रोटॉन की त्रिज्या अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? देखिए, चुंबकीय आघूर्ण को m से लिखते हैं और m का जो फार्मूला बनता है वो m बराबर होता है NIA। n का मतलब होता है फेरों की संख्या, I का मतलब होता है धारा, A का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर और निरक्ष पर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ध्रुवों पर शून्य होता है। तो यहां पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक का मान शून्य होता है, और ऑप्शन सही होगा ए, चुंबकीय ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य कोण का मान कितना होता है? तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है। ऐसे याद करिए, नमन कोण और 90, ये नमन कोण और 90 होता है चुंबकीय
ध्रुवों पर नमन कोण का मान। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है। इस स्थान पर नति कोण कितना होता है? तो आपको फार्मूला पता है, tan थीटा बराबर V/H। अब V का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो क्षैतिज घटक ये दिया 6, तो इसका होगा ये √3H। अब √3 और √3 यानी मतलब H और H तो कट गया, √3 बचा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। जैसा कि आपको मालूम है √3 tan में मान tan 60 का होता है, और यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा D tan 60, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण बनता है दिक्पात कोण कहलाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा यह डी। क्वेश्चन अगला है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? तो डोमेन जो हैं वो बनते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। क्वेश्चन अगला है, यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता 0.999 4 बार है 9, तो वह पदार्थ उसकी प्रकृति कैसी होगी? ये ध्यान रखना है, ये होगी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, यदि μr का मान ध्यान रखना है, जिसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। μr का मान, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम है, 1 से कम है, तो वह पदार्थ होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 1 से बड़ा होता है, जैसे 2 3 4 5 हो जाए, तो हो जाएगा वह अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन यदि 1 से बहुत बड़ा मान होता है μr का, तो होता है वह लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इस तरह से समझिएगा कि ये जो यहाँ पर चुंबकशीलता का मान 0.999 दिया हुआ है, तो ये होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन बना है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबक बनाने की सबसे उचित धातु जो है वो निकिल है, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा डी। क्वेश्चन अगला है, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं कहलाते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त करते हैं, वे कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अगला है, वो कौन सा चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है?
तो वह विरोध करने वाला पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि यदि कोई वह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा, वह कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ऑप्शन होगा ए सही। अगला नंबर है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का जो नियम है वह किसके संरक्षण पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी, ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार में लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करता है लूप की आकृति, लूप के क्षेत्रफल, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अविनाश पर। देखिए ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, मतलब गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है, ये है लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर होगा ए सही। और ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा गया है, ये गलती से स्लिप हो गया कहीं पर लिखना। अगला जो क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.9 वेबर हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए कितना होगा। तो फार्मूला होता है E बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसमें आप मान डालेंगे और जो आंसर आपका निकल जाएगा वो आंसर हो जाएगा 0.9 वोल्ट। जरा चेक कर लीजिएगा, ये होता है E बराबर -n। n का यहाँ पर कोई मतलब नहीं कि फेरों की संख्या कोई बताई नहीं है। डेल्टा फाई, अब डेल्टा फाई निकालेंगे, एक में से एक घट से घट कर हो गया 0.1, तो पॉइंट यहाँ पर 1 में से, यहाँ पर 0.1 में से आपको घटाना होगा 1 और अपान डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ये 1 में से घटाएंगे तो ये आएगा 0.9 वोल्ट और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 0.9 और ये ऑप्शन होगा सी 0.9। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। तो प्रेरित धारा की दिशा का ज्ञान होता है फ्लेमिंग के, देखिए यहाँ पर लेंज का नियम, प्रेरित लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायो सावर्ट का नियम और ये है एम्पियर के नियम से। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन अगला है, एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी, उसमें धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है E बराबर -L डेल्टा I अपान डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये स्वप्रेरकत्व का मान 2 × 10⁻³ हो जाएगा और ये हो जाएगा +3, तो ये आ जाएगा +-3 कट जाएगा और हो जाएगा 2 वोल्ट। आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है।
देखिए प्रेरकत्व का मात्रक लिखेंगे ओम सेकंड, ऑप्शन सही हो जाएगा ए ओम सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, तो एल अपान आर की विमाएं क्या होंगी। देखिए एल अपान आर को टी कहते हैं यानी समय कहते हैं, और इसकी जो विमा हो जाएगी m की पावर 0 एल अप की पावर 0 t की पावर 1 या t, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार 17 और 13 में पूछा गया है। अगला है हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर ये किसका जो है वो मात्रक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन पहले हमने बताया है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध हैं तो एल अपान आर का मात्रक क्या होगा, तो एल अपान आर का मात्रक होगा सेकेंड, ऑप्शन होगा सी सही। एक एमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक है 4 एम्पियर, धारा का शिखर मान क्या है। जैसा कि आपको मालूम होगा जो भी एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, ये जो धारा या वोल्ट का जो मान है वो RMS में पढ़ते हैं, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, और शिखर मान निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, I0 बराबर √2 और यहाँ पर I से गुणा कर देंगे, तो √2 I यानी कि 4 √2, ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन अगला है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत का शिखर वोल्टेज क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे, तो उसमें शिखर धारा पूछी गई थी, इसमें शिखर वोल्टेज पूछा गया है। तो V0 बराबर होगा 220 √2। इसको जब हल करेंगे तो लगभग 310 वोल्ट के आसपास मिलेगा, और आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान होता है 1, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा अनुनाद की स्थिति में cos फाई का जो मान आएगा, cos फाई का मान होता है 0 और cos 0 का मान आएगा 1, और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 1 होगा सी। अगला क्वेश्चन है विशुद्ध प्रेरकी शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो विशुद्ध शक्ति प्रेरकी शक्ति गुणांक का मान, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो शुद्ध प्रेरकी परिपथ में फाई की वैल्यू होती है 90 और cos फाई होता है शक्ति गुणांक, तो cos हो जाएगा cos 90 और cos 90 का मान होता है 0, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति कितनी होगी। तो अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति, इसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर 1/2 पाई √1/LC, और ये भी फार्मूला बहुत काम का है क्योंकि इस पर सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए 1/2 पाई √1/LC। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। देखिए ट्रांसफार्मर
अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या संभव नहीं है? भंवर धाराएं होती हैं, ये भी संभव है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी है। प्रेरित धारा भी उसमें उत्पन्न होती है, लेकिन डिस्ट धारा के लिए संभव इसमें नहीं है, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट में संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। यदि त्वरित आवेश है, यानी कि आवेश की गति लगातार बढ़ रही है या घट रही है, तभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होंगी, अन्यथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। इस तरह से यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, त्वरित आवेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है, पहला गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है आवर्त किरणें, और चौथा ऑप्शन है बीटा किरणें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पर नहीं है, आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो ये बीटा जो किरणें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण, देखिए अल्फा कण विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है, बीटा किरणें भी नहीं, धन किरणें, एक्स किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ध्यान रखना है ये भी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन सी है, ये एक्स रेज जो है, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ऑप्शन सही होगा सी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ई तथा बी चुम्बकीय क्षेत्र, वैद्युत चुम्बकीय तरंग तथा वैद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर हो, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो देखिए यहां पर ये कहा गया, ई जो है वो वैद्युत वेक्टर है, बी क्या है, चुम्बकीय वेक्टर है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उसकी दिशा क्या होगी, जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत वेक्टर और चुम्बकीय वेक्टर ये तो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, और तरंग इनके लंबवत चलती है। तो यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर होगा डी सही। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। तो ये होते हैं परस्पर लंबवत और समान कला में। अभी हमने बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, ये क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति, ऑप्शन बताया अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखना है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी प्रकाश जो तरंगे होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। तो प्रकाश की जो तरंगों की प्रकृति है वो ड्वेल नेचर होता है, जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश तरंगे जो इसमें जो है विवर्तन व्यतिकरण, इनकी जो व्याख्या की जाती है वो तरंगों के आधार पर की जाती है, और जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ये बताया माना गया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिनको हम कणिका कहते हैं, मतलब फोटान कहते हैं, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h के बराबर होती है।
तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, आपसे पूछा गया प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और इसी आधार पर ये है आप इसमें प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा, प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए गए सबसे पहले पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगें और गामा किरणें। देखिए ध्यान रखना है ये कि इसमें जो सबसे आवृत्ति कम होती है वो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है वो होती है गामा किरणों की, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो गामा किरणें कहलाती हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो ये बात ध्यान रखना है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की। क्यों? क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ये बात ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत हो रहा है, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है रेडियो तरंगों की और सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की। तो ऐसे समझ लीजिएगा, जिन तरंगों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा उनकी तरंगदैर्घ्य भी सबसे कम होती है। तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम बताई तो इनकी आवृत्ति भी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पर यह ऑप्शन सही होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है, तो ये रेडियो तरंगों की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है और ये ऑप्शन सही होगा आपका बी, रेडियो तरंगें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है तरंग की आवृत्ति का, तरंग दैर्घ्य का, तरंग के वेग का, तरंग के आयाम का। तो ये बात ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण या जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन ये है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो फार्मूला आपने पढ़ा है n बराबर c/v। तो v बराबर हो जाएगा c/n और c की जगह पर आप लिखेंगे 3 × 10⁸। इसको आप भाग करेंगे 1.5 से तो ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁸। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन नंबर है बी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर गलत हो जाता है, ध्यान रखना है। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 5/3 है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक नहीं, देखिए फिर हम गलत पढ़ गए, इतना बताने के बाद भी हमसे गलती हुई है। देखिए कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, इस लाइन को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे, नहीं तो ये सवाल आपका गलत हो सकता है।
ये क्या होगा, कांच का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ये ध्यान रखना है, जिसके सापेक्ष होता है, ठीक है, जैसे y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ए एन डब्ल्यू लिखते हैं, तो जिसके सापेक्ष होता है वो बाद को लिखा जाता है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक निकालिए, और किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो आप यहां पर लिखते हैं हाँ, देखिए यहां पर ये हो जाएगा, लिखा है कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच का जल के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डब्लू, कांच का जल के सापेक्ष तो होगा जी एन डब्लू, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष, तो ए एन जी का मतलब हो जाएगा वायु के सापेक्ष, चल कहाँ गलत कर दिया ना, तो ये हो जाएगा कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो एन जी का मान कितना दिया है, देखिए यहां पर ये बताया है प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम से लिखते हैं, इसको दोनों को ए बताया गया है। फार्मूला को मालूम है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 बटे साइन ए बाई 2। इसमें प्रिज्म कोण की जगह पर, प्रिज्म कोण की जगह पर ए लिखेंगे, विचलन कोण की जगह पर भी ए लिखेंगे, और ए तो नीचे तो ए बाई 2 लिखना ही है। इसको पूरा हल करेंगे तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ए प्लस ए अपान 2 हो जाएगा, तो 2a अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन ए बटे साइन ए बाई 2 होगा। ऊपर फार्मूला लगा देंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा ऊपर 2 कॉस ए बाई 2, और n बराबर होगा 2 कॉस ए बाई 2, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, तो नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी, ऑप्शन सही होगा ए।
निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें ये फार्मूला होता है n बराबर C/V। अब जिसका अपवर्तनांक होगा ज्यादा उसकी चाल होगी कम, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन ज्यादा होगा। तो बैंगनी रंग का विचलन होता है सबसे ज्यादा, तो अपवर्तनांक हो गया सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग की चाल हो गई सबसे कम, और लाल रंग का विचलन होता है सबसे कम, तो अपवर्तनांक हो गया सबसे कम, यानी कि चाल हो गई सबसे ज्यादा। यानी हम ये कह सकते हैं लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश की किरणें जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 है प्रवेश करती हैं, जल में इनकी तरंगदैर्घ्य बताइए। फार्मूला होता है लैम्डा m बराबर लैम्डा A/N। ए का मतलब हो गया 4000, तो आप यहाँ पर 4000 लिख दीजिए, और n का मान हो जाएगा 4/3। तो ये 4 से तो कट गया, 1000 इधर ऊपर बन गया, 3 से गुणा करेंगे तो 3000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा बी 3000। अगला क्वेश्चन है समान आयाम तथा समान तरंगदैर्घ्य की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा तो उनके बीच कलांतर कितना होगा? तो उनके बीच में कलांतर 0 होता है, तो आयाम सबसे आयाम सबसे अधिकतम होगा, तो उनके बीच में कलांतर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर कलांतर कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस तरह सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? ये कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, और ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। अभी इसी वीडियो में क्वेश्चन आया था प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, तो उसमें भी हमने बताया था प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब ये कौन सा गुण है जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, यानी पोलराइजेशन के कारण, और यहां पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा बताइए। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा फार्मूला आपने पढ़ा है E बराबर hc/लैम्डा, और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी hc/लैम्डा। अगला क्वेश्चन यह है किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति की आधी हो, तिहाई हो, कुछ कम हो और देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो जैसा कि आपने उसमें देहली आवृत्ति की परिभाषा ही में पढ़ा है, वहाँ न्यूनतम आवृत्ति वो जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन
संभव होता है तो उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आधी तिहारा कुछ कम से तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, देहली आवृत्ति कुछ अधिक आवृत्त होगी तभी ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो जैसा कि सबको पता है फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र बताइए। तो फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र आप ऊर्जा का लिखते हैं E बराबर hc/λ और E को यहां पर लिख देंगे m/c² बराबर hc/λ। तो यहां पर स्क्वायर से c कट गया तो m बराबर हो जाएगा h/λ इंटू c। ये हो जाएगा m बराबर h/λ इंटू c और c को लिखते हैं n न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू कहाँ चला जाएगा नीचे, लैम्डा कहाँ चला जाएगा ऊपर, जिससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा hc/न्यू और ऑप्शन सही होगा सी। किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के द्रव्यमान पर, कण के आवेश पर, कण के संवेग पर और कण के वेग पर। तो कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है और ऑप्शन यहां पर सही होगा सी। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। किसी गतिमान आवेशित कण की से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो ये निर्भर नहीं करेगी आवेश पर, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा है लैम्डा बराबर h/p और p होता है m इंटू वी के बराबर। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा, साथ में संवेग पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा या बी नंबर। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो देखिए कोणीय संवेग का फार्मूला होता है NH/2π और भूतल का मतलब हो गया प्रथम ऊर्जा स्तर में, तो आप n की जगह पर 1 लिख देंगे तो H/2π ऑप्शन सही होगा बी। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या बताइए। तो यहां पर फार्मूला होता है r समानुपाती n²। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो गई, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी 4r और यहां पर जो ऑप्शन सही होगा ये डी सही हो जाएगा 4r। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोहर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में r समानुपाती n² होता है। अब प्रथम कक्षा की त्रिज्या तो r हो जाएगी, दूसरी की कक्षा की त्रिज्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी और तीसरी कक्षा की त्रिज्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो रेशियो यानी पता चलेगा 1:4:9 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, ध्यान रखना है। ये आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 वोल्ट और उसको मतलब उसका आयनन करने के लिए ऊर्जा चाहिए, आयनन पर उसकी ऊर्जा हो जाती है 0। तो इस 13.6 माइनस में यदि प्लस का 13.6 मिल जाए तो ये हो जाएगी आयनित। तो आयनन ऊर्जा हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन सही होगा बी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन
कि लाइमर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य बताइए। तो लाइमर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य होती है, ऑप्शन दिया हुआ है 912 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 1125 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 1215 एंगस्ट्रॉम और चौथा है 1152 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1215 ये होती है प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, ये होती है अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, ये होती है प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। सी नंबर सही है, 1215 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, किसी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 में है, इससे उत्सर्जित होने वाली सभी संभव आवृत्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, वो आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा जो है ध्यान रखना है। इसमें देखिए ये कहा कि उत्तेजित अवस्था है कौन सी, 5वें ऊर्जा स्तर में है। अब जो 5वें से वो आएगा विकिरण करते हुए पहले ऊर्जा स्तर में, तो कुल कितनी संभव आवृत्तियों का वो विकिरण करेगा वो आपको निकालना है। तो ये कह सकते हैं वो कितनी तरह से आ सकता है। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कितने में है, वो n में है, a हो गया n। अब n-1 कर दीजिएगा, आपस में गुणा करिएगा और बटा 2 कर दीजिएगा। तो n का मतलब हो गया यहाँ पर 5 और n-1 का मतलब हो गया 4। तो 5 और 4 का गुणा करिए 20 हो जाएगा और 2 से भाग करिए तो हो जाएगा 10। तो कितनी संभव आवृत्तियाँ हो जाएंगी, 10। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा 10, और ये है सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति के समान होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति के समान ऑप्शन दिया हुआ है कैथोड किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और अल्फा किरणें। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति की जो समान होती हैं वो होती है गामा किरणें। ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन अगला है, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, वह समय जब 100 ग्राम रेडियम से 25 ग्राम अविघटित रह जाएगा, मतलब शेष रह जाएगा। तो यहां पर आपको जो फार्मूला मालूम है वो है n बराबर n0 1/2 की होल पावर n। n का मान यहां पर कितना है, n का तो अविघटित रहेगा 25 हो गया यह, और n0 यदि हम यहाँ पर बटे में लिख दें तो यहाँ पर ये 100 ग्राम हो जाएगा, 100 हो गया, और 1/2 की होल पावर n। अब यहाँ पर 25 को भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और 1/2 की होल पावर n। तो 1/4 को यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2, 1/4 को कितना लिख दें, 1/2 की पावर 2 और बराबर 1/2 की पावर n। तो n बराबर हो जाएगा 2, तो n का मान कितना निकलेगा, 2। ये है n अर्धाइयों की संख्या। अब यहाँ पर जो समय निकालना है वो समय t बराबर होता है n गुणे अर्ध आयु। तो n है कितना, 2 निकला, और अर्धायु कितनी है, 1600। 1600 और 2 का गुणा करेंगे तो 3200, और यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियोएक्टिव नाभिक 81X237 के 3 अल्फा कण 1 बीटा कण उत्सर्जित करता है, प्राप्त नाभिक कौन सा है। ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा भी गया है। अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक 2 कम होता है, यानी नीचे वाली संख्या 2 कम होती है, जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो 4 कम हो जाती है, ये तो नियम है। बीटा कण के उत्सर्जन से
परमाणु क्रमांक जो है वो एक बढ़ जाता है और परमाणु भार पर यानी ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ दिमाग लगाइए भाई कितना इसमें जो है बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कण 3 निकल गए, तो 3 निकलने का मतलब हो गया 3 दूनी 6 कम हो गया ये यहाँ से, लेकिन एक बीटा कण तो एक बढ़ गया तो 5 कम हो गया। तो यहाँ पर 81 में से आप 5 घटाएंगे तो बचेगा 76। अब 76 नंबर तो केवल एक ही आ रहा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको सीधे यहीं पर लिख देना है 76y225। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कोटरों से और इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों से इलेक्ट्रॉनों से दोनों से, ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। देखिए आपको मालूम होगा कि अर्धचालक जो है उन शुद्ध अर्धचालक का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इनकी चालकता इतनी जो है कम होती है, ना इनको चालक या अचालक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। तो अशुद्धि मिलाए जाने के दो तरह से होती है, एक होता है पी टाइप अर्धचालक बन जाता है, दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पर अर्धचालक में विद्युत चालन कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो ये व्यवहार करता है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इस बार नंबर है। तो देखिए परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने में उसमें कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं एल्युमिनियम, फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि अर्धचालक जो होते दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक वो होते हैं जिसमें 3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, जिनकी संयुक्ता 3 होती है, उनको मिलाने पर ये पी टाइप अर्धचालक बनता है। और 3 संयुक्ता होती है एल्युमिनियम की, इसलिए यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पी टाइप अर्धचालक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देंगे तो ये 100% गलत हो जाएगा। देखिए जो एक पी टाइप अर्धचालक हो और चाहे हो एन टाइप अर्धचालक, आपसे पूछा गया है एक पी टाइप अर्धचालक होता है, बताया कि धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन और ऋणावेशित या धनावेशित कोई भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है कोई भी अर्धचालक हो, चाहे पी टाइप हो अर्धचालक हो, चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, ये वैद्युत उदासीन होता है। और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी। आपके दिमाग में ये जरूर बात आई होगी पी टाइप अर्धचालक धनावेशित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी इसमें हम मिलाएंगे पी टाइप अर्धचालक में एल्युमिनियम, वो भी क्या होगा, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, मतलब टोटल जो चार्ज होगा वो 0 होगा। इसमें भी टोटल चार्ज 0 है, इसलिए यहां पर ये उदासीन होता है। ऑप्शन अगला जो क्वेश्चन है वो है, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। एन टाइप अर्धचालकों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड में
के अवक्षय परत में होते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अवक्षय परत में इसमें ध्यान रखना है, ना कोटर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑप्शन सही होगा ये डी नंबर, ना कोटर ना इलेक्ट्रॉन। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन यदि इसको आपने लास्ट तक के देखा है तो ये आप उम्मीद करिए, नहीं पूरा विश्वास कर लीजिए कि आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं वो तो सही होंगे ही होंगे, साथ में उसके साथ जो छोटे प्रश्न होते हैं एक एक नंबर में पूछे जाते हैं उनकी भी संभावना है कि आपको इसमें क्वेश्चन ये सही हो जाएं। तो कैसा लगा ये आपका वीडियो, कैसी रही हमारी मेहनत, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। और यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि इसमें कमी रह गई है तो आप ज़रूर हमको कुछ बताइएगा, जिससे हम नया करके आपको दें और जिससे आपका जो है मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।